हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बताइए, आप लोगों को हमने 7 नंबर चैप्टर का जो है पार्ट 1 कंप्लीट करा चुके थे। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 का जो है पार्ट 2 देखेंगे। तो तैयार हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो है आपके फ्रेंड्स भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे जो है आपको वीडियो का जो है एमसीक्यू कराते हैं, तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो तैयार हैं आप सब? तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग जो है बेसिक चीज़ जो है देख चुके थे हम लोग। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, यह सब चीज़ें हम लोग देख चुके थे। हम लोगों का जो अगला टॉपिक था, यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है। यहाँ से हम लोगों का टॉपिक है सामान्य वैद्युतिक परिपथ एवं समस्याएं, ठीक है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए क्या है, सामान्य वैद्युतिक परिपथ एवं समस्याएं। तो देखिए, ओम के नियम का प्रयोग करके कुछ सामान्य वैद्युतिक परिपथों का समाधान किया जाता है, ठीक है। ओम के नियम का जो है, ओम के नियम का कुछ सामान्य वैद्युतिक परिपथों का समाधान किया जाता है। ओम के नियम के अनुसार कुछ ऐसे ही कुछ नीचे ऐसे ही कुछ सामान्य वैद्युतिक परिपथ एवं उन पर आधारित समस्याएं दी गई है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, देखिए नीचे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है एक क्वेश्चन, क्या है देखते हैं। तो देखिए क्या है, यदि 20 ओम, इस वाले में देखिए इस टॉपिक में, यदि 20 ओम, उदाहरण नंबर 1 है, यदि 20 ओम के प्रतिरोधक में से 2.5 एम्पियर मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसके सिरे पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपका आर कितना दिया गया है, आपका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे कितना है, 20 ओम है, 20 ओम, ठीक है, ठीक है। और आपका ए कितना दिया गया, आई कितना दिया गया है आपका, देखिए आई कितना है यहाँ पे, देखिए एम्पियर कितना है, 2.5 एम्पियर है ना। देखिए 2.5 एम्पियर है, ठीक है। तो चलिए देखिए आर दिया गया और आई दिया गया था, हम लोग इस वाले फॉर्मूला देखे थे, आई और आर वही थे ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछा क्या है, विभवांतर पूछा है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा विभवांतर पूछे हुआ है, यानी कि भी पूछे हुआ है। तो किस पे फुट करना, इस पर आई और आर पे, आई इंटू आर होगा ना फॉर्मूला। तो चलिए फिर इस पर पुट करते। तो देखिए आई कितना है, आई है 2.5 इंटू 20, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50 होगा ना, 50 होगा। तो आपका जो विभवांतर आ गया कितना आ गया, 50 वोल्ट आ गया, आया ना। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए इसी तरीके से दिया गया, देखिए क्या है, 50 वोल्ट है ना यहाँ पे। तो देखिए समझ में आ गया होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, हल है। प्रतिरोध कितना है आपका, 20 ओम है। विद्युत धारा आई कितना है, 2.5 एम्पियर दिया गया, और उसी विभवांतर वाले फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर दिए। देखिए ओम के नियम के अनुसार पुट किया इसमें। तो देखिए क्या, वी आई इतना है और आर इतना है, 20 है, इक्वल टू 50 वोल्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया प्रॉब्लम किससे से सॉल्व हो रहा है। देखिए एक नोट में एक पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए कभी कभी परिपथ के लिए आवश्यक मान का प्रतिरोधक उपलब्ध नहीं होता है, तथा सभी मान वाले प्रतिरोधकों को खरीदना महंगा पड़ता है, ठीक है। अतः आवश्यक मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उपलब्ध प्रतिरोधकों को विभिन्न क्रमों में संयोजित कर लिया जाता है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी एक दिया गया है, एक पॉइंट था उसको देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, देखिए उदाहरण 2 है। देखिए दिए गए परिपथ में प्रतिरोध R1 और R2 और R3 में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें R1 का जो अलग वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है, R2 और R3 का जो है वोल्टेज ड्रॉप अलग पूछ रहा था। इसमें हम लोग इस तरीके से इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये पहले है किस चीज़ में, इसको देखिए। तो देखिए ये जो दोनों है ये किस चीज़ में है, सीरीज में है ना, और ये है आपका पैरेलल में। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक है फिर उसमें सीरीज में ये लग गया, इसलिए इसको सीरीज में बोल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे इसको निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए पैरेलल में है, यानी कि समांतर क्रम में ये वाला, और ये सीरीज क्रम में है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए
एक फार्मूला होता है, जब भी सीरीज में होता है तो उसके लिए हम लोग करते हैं R=R1 प्लस R2, ठीक है। और ये किसके लिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला सीरीज के लिए होता है, ठीक है। और पैरेलल के लिए होता है 1/R=1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये वाले फार्मूला पे हम लोग पुट करते हैं पैरेलल के लिए, ठीक है। इसके लिए पैरेलल के लिए हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, पैरेलल के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले सीरीज को है, इसमें क्या करना था, R1 प्लस R2 करना था, तो इस दोनों को जोड़ लीजिए आप। कितना है R1, कितना है आपका R1 है आपका कितना 25 ओम, और R2 है 25 ओम, R3 कितना है 5 ओम है। कितना हो गया दोनों मिला करके आपका जो है, दोनों मिलाकर हो गया 30 ओम, ठीक है, हो गया 30 ओम। अब ये हो गया आपका 30 ओम, और R1 कितना है 20 ओम, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर लीजिए 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। और इक्वल कितना आएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, अब दोनों को कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 60, होगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और प्लस 2, यानी कि 5/60 होगा ना, 5/60, ठीक है। इस तरीके से इसको जब हम लोग काट देंगे, दोनों को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसको काट देंगे 5 को 60 से तो आ जाएगा 12, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका जो है ऑल ओवर जो है टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये आपका टोटल 12 ओम जो है आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका हल, 3 अलग अलग दिया गया है। तो देखिए क्या इसने पूछा, वोल्टेज ड्रॉप पूछा ना, वोल्टेज बताना था, वोल्टेज ड्रॉप बताना। तो देखिए R1 में देखिए एक पॉइंट में क्या है, प्रतिरोध R1 में देखिए क्या है 20 ओम में धारा 60/20, ठीक है। 20 ओम में क्या है R1 में पूछ रहा है ना, देखिए इसमें कितना है वोल्टेज, कितना है 60 है, और 60/20 कर दिया तो आपका एम्पियर कितना आ गया 3 एम्पियर, ठीक है। किसमें आ गया R1 में, ठीक है, 3 एम्पियर क्या होगा इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट में देखिए क्या, दूसरा शाखा का कुल प्रतिरोध 25 प्लस 5 है, यानी कि 30 अभी बताए हैं, तो ये 30 हो गया। तो देखिए अतः इस शाखा का धारा जो है 60/30 हो जाएगा। इसमें कितना खपत हुआ करंट 2 एम्पियर का, ठीक है। यहाँ पे देखिए अतः कुल मुख्य लाइन धारा कितना है, यानी कि 3 एम्पियर और 2 एम्पियर, ठीक है। कितना हुआ दोनों मिला करके, टोटल हुआ आपका 5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया आपको, टोटल खपत हमारा कितना हो रहा है इसमें करंट, इसमें 5 एम्पियर का करंट खपत हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए V1 में I1 मतलब अलग अलग दिया गया, I1 × R1। देखिए इसमें कितना है आपका है 20 आपका 20 ओम × 3 है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 20 जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है ओम है, ठीक है। और 3 जो है इसका एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 60 वोल्ट यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे कितना है वोल्टेज ड्रॉप, उसमें तो 60 वोल्ट होगा, और दूसरे वाले में इसमें वोल्टेज ड्रॉप आपका 50 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें 10 वोल्ट होगा, ठीक है। ये वोल्टेज ड्रॉप है। तो देखिए नोट में क्या दिखा है, V2 और V3 में 50 वोल्ट ड्रॉप होगा, और 10 वोल्ट का योग 60 वोल्ट है, 10 वोल्ट का जो योग है वो 60 वोल्ट है, ठीक है। जो समांतर क्रम में संयोजित दूरी शाखा के 60 वोल्ट के समान ही है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर होगा ये सब, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इस पॉइंट को देख लीजिए, एक उदाहरण है, इस 3 नंबर पॉइंट में देखते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट देखिएगा क्या है, उदाहरण में देखिए 3 नंबर में, यदि दिए गए परिपथ में कुल धारा 7 एम्पियर हो तो इसमें 4 इसमें R4 पर ड्रॉप होने वाली वोल्टेज V4 एवं स्रोत वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, V4 एवं स्रोत वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए V4 यानी कि यहाँ पे वोल्टेज ज्ञात करना है, ठीक है, और R4 का भी जो है मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसका हल यहाँ दिया हुआ है। देखिए क्या ज्ञात है, पहली शाखा की जो धारा है आपका कितना एम्पियर है 3 एम्पियर है। दूसरा जो है आपका यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट में R1 में वोल्टेज ड्रॉप R1 × I हो जाएगा, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट में देखिए वोल्टेज में R2 में क्या है R2 - R1 R2 × R1, और इसमें कितना है 20 है, तो टोटल हो जाएगा 60 वोल्ट। अतः दोनों मिला करके जो आपका वोल्टेज हो जाएगा 90 वोल्ट हो जाएगा,
ठीक है। देखिए हम जानते हैं समांतर क्रम में वोल्टेज स्रोत वोल्टेज के बराबर होती है, इसलिए स्रोत वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा, 90 वोल्ट हो जाएगा। दूसरी शाखा में कुल वोल्टेज कितना होगा, 90 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज जो है पैरेलल में सेम रहता है। ठीक है, तो दूसरी में भी 90 वोल्ट रहेगा। तो देखिए नीचे क्या है, दूसरी शाखा में बहने वाली धारा I2 कुल धारा माइनस पहली शाखा की धारा। ठीक है, जो टोटल धारा होगा उसमें से पहली शाखा की धारा माइनस कर देंगे, अतः दूसरी शाखा में बहने वाली धारा इस तरीके से माइनस किया तो कितना आ गया आपका, 4 एम्पियर आ गया, जो दूसरी बह रही है। ठीक है, अब देखिए R3 में क्या वोल्टेज ड्रॉप क्या है, R3 इंटू R2। देखिए R3 को ने 4 कर दिया, यहाँ पे R2 का भी मिल गया, तो टोटल 48 वोल्ट हो गया। अब देखिए क्या है R4 में, देखिए R4 में क्या कह रहा है, R4 में वोल्टेज ड्रॉप बराबर दूसरी शाखा में कुल वोल्टेज माइनस R3 में वोल्टेज ड्रॉप। देखिए क्या हो रहा है, दूसरी शाखा में कुल वोल्टेज कितना था, 90 था। ठीक है, और R3 में वोल्टेज ड्रॉप कितना, 48 था। तो टोटल कितना आया आपका वोल्टेज, 42 वोल्ट आ गया। अब क्या है 42 वोल्ट, और उसका जो है आपका जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आपका जो है मिल गया आपको यहाँ पे क्या मिला, आपका जो ओम मिला, मतलब R4 का कितना वोल्टेज मिल गया आपको, तो कितना मिला बताइए, मिल गया 10.5 ओम। ठीक है, और वोल्टेज कितना मिला, 42 वोल्ट। ठीक है, देखिए फिगर दिखाते हैं आपको। देखिए ये वाला मिला कितना आपको, 42 वोल्ट मिल गया वोल्टेज, और आर का मान मिल गया 10.5 वोल्ट, 10.5 ओम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। देखिए 4 नंबर में, देखिए 4 नंबर में उदाहरण क्या है, देखिए दिए गए परिपथ में कुल धारा का मान 5 एम्पियर हो तो वोल्ट R2 व I1 में मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें R2 का मान और I का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए इसमें भी दूसरी तरीके से इसका हल देख लीजिए। देखिए R1 में यहाँ पे दिखाया भी हुआ है 3 एम्पियर है आपका। ठीक है, 10 ओम का है, और R3 आपका 10 ओम का है। ठीक है, लेकिन R2 में हम लोगों को एम्पियर और उसका रेजिस्टेंस दोनों पता करना है। देखिए इसी तरीके से सेम उसी तरीके से चलेंगे, जैसा कि हम जानते हैं समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है, इसलिए R1 जो है R1 और R2 में वोल्टेज का मान समान होगा। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो उसका जो वोल्टेज क्या होगा, समान हो जाएगा। ठीक है, देखिए अतः I2 धारा, I2 का जो मतलब इसका धारा इंटू धारा इक्वल टू कुल धारा माइनस R1 का धारा। ठीक है, इसमें कुल धारा कर लेंगे, और कुल धारा मतलब टोटल कितना करंट होगा वो करेंगे, और माइनस कर लेंगे हम लोग कुल से। देखिए तो टोटल कितना होगा, यहाँ पे देखिए कुल जो आपका करंट है कितना है, 5 एम्पियर माइनस यहाँ पे दिया भी हुआ है। देखिए यहाँ पे कितना है, टोटल 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर हो गया, और माइनस 3 एम्पियर जिसको घटा देना, 3 एम्पियर हो गया, तो टोटल कितना आया हमारा, 2 एम्पियर। ठीक है, I2 हम लोगों को मिल गया 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए R1 का में वोल्टेज R1 इंटू I1। ठीक है, तो क्या हो गया, 30 वोल्ट हो गया। देखिए अतः R2 30/2 हो जाएगा आपका 15 ओम। ठीक है, मिल गया, यहाँ पे I भी मिल गया, और R भी मिल गया। ठीक है, 15 ओम और 2 एम्पियर। क्लियर हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला आप देखते हैं, अगला है किरचॉफ के नियम। ठीक है, ये अगला पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, किरचॉफ के नियम भी देख लीजिए। देखिए क्या है, जटिल प्रकार के डीसी परिपथों के लिए रूसी वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया था, जो निम्न प्रकार है। क्या है, विद्युत धारा नियम और वोल्टेज नियम। ठीक है, इसमें एक करंट लॉ है, एक वोल्टेज लॉ होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लॉ है यहाँ पे, और इस तरीके से एक वोल्टेज लॉ होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किरचॉफ के नियम क्या कहती है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए पहला नियम क्या है, यहाँ पे करंट लॉ में क्या है, देखिए विद्युत धारा नियम में देख लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के सघन या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, जो है इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ के चालकों के सघन या नोड पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होगा। सिंपल है, एक बैटरी है इस तरीके से, एक मिनट देखिए, एक तरीके से ये बैटरी है। ठीक है, ये तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और ये जो है इस तरीके से आकर के बंद कर दिया जाएगा इसको, तो क्या होगा, इसका धारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण वो जो है शून्य हो जाएगा, ठीक है, उसका बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा, ठीक है, यही दिखाया गया है यहाँ पे, शून्य हो जाएगा। अर्थात दूसरे शब्दों में किसी परिपथ के किसी संग नोड की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योग संगम से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग के बराबर होता है, ठीक है। देखिए निम्न चित्रानुसार संगम की ओर आने वाली विद्युत धाराएं I1 I2 हो और उससे दूर जाने वाली विद्युत धाराएं I3 I4 और I5 है। अतः देखिए इस चित्र में भी दर्शाया गया है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है देखिएगा आप, तो इधर से भी करंट आ रही है, इधर से भी करंट आ रही है, ठीक है, दो तरफ से इसमें करंट आ रही है, लेकिन इधर आउट हो रही है, ठीक है, इधर भी आउट हो रही है और इधर भी आउट हो रही है ना। देखिए इसमें क्या है, I1 + I2 और इक्वल टू I3 + I4 + I5, ये जो है एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो इसका जो बीजगणितीय योग होगा यहाँ पे ये क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, किरचॉफ जो है, किरचॉफ का धारा नियम यानी कि KCL, इसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। समझ में आ गया, इसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा वाला देख लीजिए, वोल्टेज नियम, ठीक है, यह है KVL यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। देखिए इसमें इस नियम के अनुसार किसी बंद DC परिपथ के किसी बंद लूप अर्थात मैश में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप या मैश के प्रत्येक शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। अर्थात इस फॉर्मूला में देख लीजिए, क्या फॉर्मूला आपका, E जो है E = IR, ठीक है। इसमें देखिए यानी कि E जो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसी को V में दिखे, V = IR, ठीक है। देखिए किरचॉफ के वोल्टेज नियमों के अनुसार जो है, देखिए वोल्टेज नियमों के अनुसार V1 + V4 = V3 V4 V2 V4 V3 V5, ये तीनों के बराबर है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए V1 जो है बैटरी है एक, और यहाँ पे आपका जो है देख लीजिए इधर से आपका, इसमें इस तरीके से बताया गया कि करंट इस तरीके से बहेगा। देख लीजिए इसमें ये यहाँ से V1 से निकला, फिर R1 इसमें जो है रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज दिखाया गया V2 V3, और यहाँ पे भी लगा दिया गया बैटरी, और इस तरीके से यहाँ से आउट हो गया, ठीक है। ये आपका कौन सा है, वोल्टेज नियम है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, इसमें V1 जो है और V4 जो है ये किसके बराबर है, ये V2 V3 और V5 के बराबर है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए उसका एप्लीकेशन, उसका उपयोग क्या है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो है किरचॉफ लॉ तो देख लिया, लेकिन किरचॉफ लॉ का हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे, है ना। और से लोग तो समझ में आ रहा था कि हाँ उसका उपयोग कहाँ करेंगे, लेकिन किरचॉफ लॉ का उपयोग कहाँ करते हैं उसको देख लीजिए। देखिए किरचॉफ के नियमों का उपयोग जटिल वैद्युतिक परिपथों में धारा का मान तथा दिशा एवं वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग धारा और वोल्टेज का जो मान और दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। जिन वैद्युतिक परिपथों का विश्लेषण ओम के नियम द्वारा संभव नहीं होता, उन परिपथों के किरचॉफ के नियमों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अर्थात ऐसे जटिल परिपथ जिनका जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना कठिन होता है या ज्ञात करने में अधिक समय लगता है, उसमें किरचॉफ का नियम द्वारा ज्ञात करके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, ठीक है, जा सकता है। देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया भी गया है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया है। यदि एक 10 वोल्ट 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी एक दूसरी 12 वोल्ट 0.8 ओम अतिरिक्त प्रतिरोध वाली बैटरी के समांतर में संयोजित हो और बैटरी के टर्मिनल एक 20 ओम मान के प्रतिरोधक से जुड़े हो तो प्रत्येक बैटरी द्वारा प्रवाहित धारा का जो है गणना कीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें एक पॉइंट है हल में, किरचॉफ के प्रथम नियम के आधार पर परिपथ में बिंदु F पर धारा की दिशा चित्र के अनुसार मान ले, ठीक है। देखिए इसमें जिस तरीके से दिया गया है, बिंदु F पे जो है यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, इसको मान लेना है।
देखिए किस तरीके से, देखिए अब परिपथ खंड FABCF में किरचॉफ का द्वितीय नियम का जो है अनुसार इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, 0.5 I1 आपको दिया गया है, 0.5 क्या है ओम हो जाएगा, और I1 पता नहीं है, प्लस ठीक है 0.8 और ब्रैकेट में I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में आमने सामने होंगे, इसलिए I1 I2 हो गया आपका। चलिए आगे देखिए, और इक्वल टू 12 - 10। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है, 12 - 10 समझ में आ रहा है ना। ये दोनों जो वोल्टेज है आपका यहाँ पे और यहाँ पे, इसको ही माइनस किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, या 0.5 I प्लस 0.8 I प्लस 0.8 I2। ठीक है, इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। इसी को जो है हम लोग तोड़ दिया यहाँ पे, तो इस तरीके से बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब क्या किया हम लोग, टोटल को जोड़ देंगे तो 1.3 ओम और 1.3 I1 प्लस 0.8 I2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस प्रकार परिपथ खंड FCDEF में -8 I1 प्लस I2 -20 I2 इक्वल टू -12, और इसी प्रकार से इसको सॉल्व करिएगा। देखिए आप देख करके कर समझ सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा आप, तो यहाँ वाला यहाँ तक का पहुँचेगा आप 0.8 I माइनस प्लस 28 I2। इसमें क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, माइनस से माइनस कट गया है यहाँ पे। ठीक है, तो और इधर 12 हो गया। देखिए समीकरण 1 में देखिए जो है I 0.8 इक्वल टू दिया गया है इधर पे, देखिए उसको मान करके 1.04 I1 प्लस 0.64 I2 इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। समीकरण 2 में देख लीजिए क्या है, 1.3 इक्वल टू 1.04 I1 प्लस 27.04 I2 इक्वल टू 15.6। ठीक है, समीकरण 3 देख लीजिए अब क्या है, समीकरण 3 से जो है, समीकरण 3 से समीकरण 4 घटाने पर, ठीक है देखिए इसमें क्या है, घटा देने पर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिएगा -26.4 I2 इक्वल टू -14, या इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं I2 -14/26 -26.4 इक्वल टू 0.5303 एम्पियर आपका हो रहा है। जो I2 का मान सभी समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है जो है समीकरण 1 में रखेंगे I2 का मान तक, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 1.3 I1 प्लस 0.8 इंटू 0.5303 इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, तो देखिए 1.3 उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो आपका हो जाएगा 1.3 I इक्वल टू 2 माइनस 0.4242, ठीक है इक्वल टू 1.5785। ठीक है, I1 कितना हो जाएगा आपको 1.5758/1/3 इक्वल टू जो है, आप इसको टोटल का जब जो है डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.212 एम्पियर आपका टोटली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अतः 10 वोल्ट बैटरी का धारा, ठीक है बैटरी की धारा क्या होगा 1.212 एम्पियर हो जाएगा, एवं 12 वोल्ट बैटरी का धारा कितना हो जाएगा 0.5303 एम्पियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, दोनों बैटरी का आपका जो करंट भी मिल गया, वोल्टेज भी पता है आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, देखिए अब क्या है यहाँ से रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ठीक है अगला पॉइंट है प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोध हम लोग देख रहे थे, रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या है, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह स्वयं में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है, जो क्या कहलाता है वो प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, करंट को बहने में जो विरोध उत्पन्न करता है, ठीक है उसके रास्ता में जो है अवरोध उत्पन्न करता है, उसे ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का प्रतीक R और मात्रक ओम होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए इसमें इसे मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसको ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो प्रतिरोध का गुण प्रदर्शित करता है जो है प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, जो है
वह पदार्थ जो प्रतिरोध का गुण प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोधक कहते हैं, प्रतिरोधक कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध को निम्न प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का ये भी सिंबल हो सकता है, ये भी सिंबल, ये भी और ये भी। ठीक है, ये सिंबल और ये सिंबल जो होता है ना, ये वेरिएबल का होता है। ये रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये वेरी कर सकता है, कम बेस हो सकता है। ये भी जो है कम बेस कर सकते हैं इसकी सहायता से। क्या है, प्रतिरोध का प्रतीक है। ठीक है, सिंबल है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या है, प्रतिरोध के नियम। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे प्रतिरोध के नियम। ठीक है, इसके बारे में देखिए, किसी चालक या प्रतिरोधक का प्रतिरोध किसी चालक या प्रतिरोधक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो है कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, चालक की लंबाई पर। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर तथा चालक के पदार्थ पर। ठीक है, इन सभी पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, हम इसे निम्न प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, हम जो है इसको निम्न प्रकार को इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसका जो है लंबाई के जो है प्रतिरोध जो है क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कैसे, देखिए क्या है, चालक की जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। देखिए जिस तरीके से इसमें सिंबल दिखाया गया ये दिख रहा है, जैसे दूरी बढ़ रही है सेम उस तरीके से प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे सिंबल में ग्राफ में दर्शाया गया है। क्या है चित्र में, देखिए चालक की लंबाई तथा उसके प्रतिरोध के संबंध। ठीक है, इसी तरीके से ग्राफ देख सकते हैं, ये आपका जो है आपका दिखा रहा है ग्राफ की लंबाई जैसे बढ़ेगी वैसे ही इसका प्रतिरोध सेम टू सेम बढ़ता जाएगा। सिंपल है, तार की लंबाई जब आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसके जो है एरिया के जो है कर्मानुपाती होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है पॉइंट में। देखिए जैसा ही जो है करंट बढ़ेगा, ठीक है, तो सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, जैसे एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, देखिए उसी चीज़ को यहाँ भी दिखाया गया इस ग्राफ में। क्या दिखाया जा रहा है कि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जब उसका क्षेत्रफल हम लोग बढ़ाएंगे जिस तरीके से, उस तरीके से जो है उसका रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा उसके प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं उसका तीसरा नियम क्या है। देखिए तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट है किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ के प्रतीक अर्थात पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी कि पी पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे, देखिए इस प्रकार आर अनुक्रमानुपाती आई बाई ए है। ठीक है, एरिया है इसका। ठीक है, देखिए अर्थात आर जो है आर बराबर पी पॉइंट आई बाई ए है। देखिए आर क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध है ओम में। ठीक है, पी क्या है, चालक की प्रतिरोधकता ओम सेंटीमीटर में है। ठीक है, और आई जो है प्रतिरोध की लंबाई हो जाएगी यहाँ पे आपका, सॉरी आई नहीं है, आई है, आई जो है प्रतिरोध की लंबाई हो जाएगी वो भी सेंटीमीटर में, और ए जो है आपका प्रतिरोध का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। देखिए आगे क्या है, उपरोक्त बताए गए कारकों के अतिरिक्त चालक का प्रतिरोध चालक के तनाव तथा दाब पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तथा साथ साथ चालक के तापक्रम यानी कि टी यानी कि टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। ठीक है, जिसका विवरण आगे दिया गया है। क्या होता है कि जैसे हीट होगा, हीट के ऊपर भी जो है उसका जो रेजिस्टेंस मैटर करता है कि कोई जैसे कि आप देखते हैं जैसे कार्बन क्या है, उसको जैसे आप हीट करिएगा उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन कई को ऐसा पदार्थ होता है जिसको आप जैसे हीट करिएगा उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है। ठीक है, इसी तरीके से उसके तनाव के ऊपर भी जो है उसके कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके ऊपर दबाव पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पे जो है डिपेंड करती है। ठीक है, इसी चीज़ को इस पॉइंट में दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इस टॉपिक को देखिए क्या है। प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है, सिंपल है, प्रतिरोध का काम ही वही होता है, जो उसके अंदर से जो धारा बह रही है उसका विरोध करना, उसे ही तो प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, जो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, सिंपल है, समझ गए आप लोग। देखिए आगे क्या है, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य नहीं होता है। ठीक है, सिंपल है,
कोई भी अगर एक वायर की लंबाई इतनी बड़ी है तो इसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी ही, ठीक है। तो चाहे जो ये सबसे अच्छा पदार्थ हम लोग किसको मानते हैं, चांदी को मानते हैं। चांदी में भी इतनी बड़ी अगर चांदी का वायर है तो इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। ये बिना रेजिस्टेंस का नहीं होगा, इसीलिए बताया जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य नहीं होता, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसका होगा। देखिए उसका एक फॉर्मूला है आर इजकल टू पी इंटू आई बाई एरिया, यानी कि ए में दिए गए आई का 1 सेंटीमीटर तथा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आर उसका क्या हो जाएगा, आर इजकल टू पी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अर्थात किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई और उसका जो व्यास होगा वो जो सॉरी उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। उसका अनुप्रस्थ कटाक्ष का क्षेत्रफल जो बताया जा रहा है, जो टुकड़ा का प्रतिरोध होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। इसका मात्रक उपरोक्त सूत्र के द्वारा निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे दिए गया है सूत्र में, देखिए क्या है, आर इजकल टू पी इंटू आई बाई ए से पी को हम लोग जैसे आगे लेकर के आएंगे तो आर चला जाएगा आर बाई ए आर इंटू ए बाई आई, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर इजकल टू ओम। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर का जो स्क्वायर कट गया तो क्या होगा, ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, आगे क्या, ये क्या किस जब कौन, देखिए प्रणाली में जो होता है ये MKS प्रणाली में इसका मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। इसको MKS में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे। ये प्रणाली भी 3 तरीके की होती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। MKS CGS है ना, इस तरीके से होता है प्रणाली। तो इसमें मीटर जो है ये जो है ओम मीटर में होता है, ठीक है। MKS में M मतलब होता है मीटर, K मतलब kg और S मतलब सेकेंड होता है, ठीक है। इस तरीके से CGS होता है, ठीक है। तो ये सब जो है अलग अलग प्रणाली है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है उसी पे आधारित है। देखिए उदाहरण में 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या है, 14 मीटर लंबे तथा 0.14 सेंटीमीटर व्यास वाले यूरेका तार का प्रतिरोध 2.5 ओम है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए एक यूरेका का वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 2.5 है, ठीक है। और उसके जो है लंबाई तथा कितना है, 14 मीटर लंबा तथा 0.14 सेंटीमीटर व्यास है उसका, ठीक है। उसका थिकनेस है, मोटाई है, ठीक है। तो देखिए तार की लंबाई कितना हो गया, 14 मीटर हो गया, और यानी कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 1400 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तार का व्यास जो 1400 सेंटीमीटर समझ में आ रहा है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए जो इसको हम लोग 14 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा ना। तो देखिए ये आपका सेंटीमीटर कितना हो गया, 1400 सेंटीमीटर। तो तार के व्यास डी कितना हो जाएगा, 0.14 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब डी को यानी कि त्रिज्या को व्यास को हम लोग त्रिज्या में बदलते हैं तो क्या करते हैं, जैसे एक सर्कल होता है, इसका जो है व्यास क्या होता है, यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ से पूरा, ठीक है। जब इसको त्रिज्या करते हैं तो हम लोग यहाँ से करते हैं, इसका आधा हो जाता है। आधा करने के लिए 1/2 करेंगे, जैसे 1/2 करेंगे हम लोग आर निकल जाएगा। आर कितना निकला, 2.5 ओम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए अतः तार का विशिष्ट प्रतिरोध देखिए क्या है, P इक्वल टू R इंटू ए बाई आई, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूला पे इसको जब पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए I इंटू पाई डॉट आर स्क्वायर बाई आई, ठीक है। डॉट नहीं इंटू हो जाएगा। देखिए अतः यहाँ पे दिया गया है क्षेत्रफल एरिया बराबर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए इस पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका आर कितना है, 2.5, 22 का जो मान है 22/7 होता है। देखिए 22 है, यहाँ 7 है, ठीक है। 22/7 होता है। और आर स्क्वायर 0. यहाँ पे दिया गया स्मॉल आर है 0.14 इंटू 0.14, ठीक है। बाई 1400 आपका क्या हो जाएगा, 1400 जो आपका जो उसकी लंबाई है वो 1400 सेंटीमीटर इंटू पाई का जो मान है, और आपका ये 2 इंटू 2 इसका क्या हो जाएगा, ये जो है 2 क्या है यहाँ पे देख लीजिए, जो है आपका जो मतलब व्यास का जो है जब आर निकालते हैं त्रिज्या निकालते हैं तो ये आपका R2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटली डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 27.5 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए हम लोगों का यहाँ से अभी अगला पॉइंट है क्या है, प्रतिरोध पर तापमान के
परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, प्रतिरोध पे जो है तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखिए। प्रतिरोध पे सिंपल है, देखिए यहाँ वाला पॉइंट है, प्रतिरोध पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देख लेते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है उसका काम क्या होता है, वो जो है करंट को किस फॉर्म में रिड्यूस करता है, हीट के फॉर्म में। तो देखिए वो किस तरीके से यहाँ पे वही वही चीज़ को जो यहाँ डिफाइन किया गया है, जो है प्रतिरोध पर तापमान के परिवर्तन का प्रभाव। देखिए किस तरीके से वो इफेक्ट करता है। देखिए किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एवं विशिष्ट प्रतिरोध के अतिरिक्त उसके चारों ओर के वातावरण के तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, वातावरण के तापमान पर भी निर्भर करता है कि वातावरण का तापमान कैसा है, ठंडी का टाइम है या फिर गर्मी का टाइम है। ठीक है, इस सब पे भी, बरसात के टाइम पे भी अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग टेम्परेचर होता है वो जो डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए अधिकांश धातुओं का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से यानी कि तापमान बढ़ने से, ठीक है, तापमान वृद्धि यानी कि बढ़ता है तो मिश्र धातु जैसे एलोय के अलय जो होता है, जो मिश्र होते हैं उसका तापक्रम को बढ़ने से भी इनका प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे हीट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। और तापक्रम को घटने से उनका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। जो भी मिश्र धातु होते हैं उसका जो है टेम्परेचर बढ़ने से उसका तापमान उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और टेम्परेचर घटने से उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, परंतु समान ताप परिवर्तन पर इनके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, जैसे अगर टेम्परेचर अगर सेम रहता है तब भी परिवर्तन क्या होगा। देखिए धातुओं के प्रतिरोध के होने वाले परिवर्तन की अपेक्षा निम्न तथा असमान होता है। ठीक है, अलग अलग मतलब उसमें भी जो है उसका प्रतिरोध थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। ठीक है, अर्थात मिश्र धातुओं में ताप परिवर्तन के कारण प्रतिरोध परिवर्तन की दर धातुओं के अपेक्षा कम तथा असमान होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ मिश्र धातु ऐसे भी है जिनमें यह प्रतिरोध परिवर्तन नगण्य होता है। ठीक है, जैसे मैग्नीन, यूरेका आदि। ठीक है, जो है ये सब क्या होते हैं, नगण्य होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन सब पे जो है टेम्परेचर का डिपेंड पड़ता है। देखिए आगे क्या अगला पॉइंट है यहाँ पे, अर्धचालकों एवं अचालक पदार्थों के प्रतिरोध पर तापमान में प्रभाव को नीचे दिए गए चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, देखिए प्रतिरोध जिस तरीके से बढ़ेगा, प्रतिरोध ये वाला जो आपका ग्राफ है प्रतिरोध है, ये टेम्परेचर है, हीट है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से जीरो है, जीरो से जिस तरीके से इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये आपका चालक का कर्व है। ठीक है, करंट सिंपल है, जैसे जैसे जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम पीरियड में ऊपर पूरा प्रतिरोध हाई हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीके का यहाँ पे और दिया गया बी में जो है इसका टेम्परेचर क्या टी है और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्रतिरोध इसमें क्या होता है, ये जो है टेम्परेचर के अनुसार कम ज़्यादा, ये एक तरीके का धातु होता है जो कम ज़्यादा मतलब एक लिमिटेड में ये अप डाउन करते रहता है। ठीक है, टेम्परेचर के अनुसार। ठीक है, चलिए और एक और प्रतिरोध, कुछ ऐसे चालक भी होते हैं जो देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे देख लीजिए एक मिनट, ये देखिए ये क्या था, ये चालक का कर्व था, ये अर्धचालक का कर्व है। ठीक है, ये अर्धचालक का, इस तरीके से अर्धचालक बिहेव करता है। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे अचालक का कर्व देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें जैसे जैसे हीट होगा वैसे वैसे जैसे उसका हीट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे हीट बढ़ना स्टार्ट होगा वैसे इसका जो है रेजिस्टेंस जो है घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम पीरियड पे आकर के जो है अचालक पदार्थ जो है एक तरीके से वो कंडक्टर का काम करने लगेगा, चालक हो जाएगा। ठीक है, इतना हीटिंग होने के बाद। ठीक है, एक टाइम पीरियड होने, एक टाइम क्रॉस करने के बाद। ठीक है, समझ गया आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, पदार्थ के प्रतिरोध पर जो है तापक्रम का प्रभाव। ठीक है, समझ में आ गया प्रभाव, सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, R=T। देखिए इसमें यहाँ पे T, देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो है रेजिस्टेंस जो है इसमें यहाँ देखिए इसमें क्या है, टाइम जो है मतलब टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर जो है इसका जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किसका, अचालक का। ठीक है, अर्धचालक में क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो मतलब इसमें सिंपल है, इसमें देखिए इसमें जो है टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर बढ़े या घटे। ठीक है, एक टाइम पे नीचे हो जाएगा टेम्परेचर, ना बढ़ेगा ना घटेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। वातावरण के टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ये भी थोड़ा फ्लक्चुएसन करता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे थोड़ा फ्लक्चुएसन रहेगा। लेकिन वहीं पे आपका कंडक्टर के केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, R= ये T हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये समानुपाती होता है। ठीक है, R के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ से, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध के बढ़ने से पदार्थ का तापमान गुणांक
धनात्मक ताप गुणांक कहलाता है तथा तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध के घटने से पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक ताप गुणांक कहलाता है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर आपका टी है जो है बढ़ रहा है और आपका आर भी जो है बढ़ रहा है, तो वो जो है जो क्या हो जाएगा, उसे धनात्मक ताप गुणांक कहेंगे। और जो है आपका आर अगर घट रहा है और टी बढ़ रहा है तो उसे ऋणात्मक जो है ताप गुणांक कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक देखिए, यहाँ पे दिखाया भी गया है क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, तो ये क्या है, धनात्मक ताप गुणांक है। इसमें प्रतिरोध बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मिनट, प्रतिरोध इसमें बढ़ रहा है और तापमान जो है इसमें घट रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, देखिए इसमें जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ देखिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या तापमान जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस घट रहा है। ठीक है, इसका उल्टा हो रहा है, इसे ही हम लोग ऋणात्मक ताप गुणांक कहेंगे। ठीक है, ये देखिए धनात्मक एवं ऋणात्मक ताप गुणांक है। समझ में आ गया आपको? टेम्परेचर के ऊपर सब चीज़ डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आगे क्या है, अगला पॉइंट देखिएगा। किसी चालक के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को उस चालक का ताप गुणांक, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखिए, माना किसी चालक का 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, जो देखिए 0 डिग्री पर सुपर कंडक्टर के जैसे काम करने लगता है, लेकिन कभी सुपर कंडक्टर ऐसे रियर केस में कुछ पल के लिए हम लोग लैब में बना सकते हैं, लेकिन क्या वातावरण में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, जो है आपका सुपर कंडक्टर होगा, जो सुपर कंडक्टिविटी हो जाएगा, उसके अंदर हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि 0 रेजिस्टेंस होता है। देखिए क्या लग रहा है, तापमान पर प्रतिरोध R0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि नगण्य हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस नहीं होगा। आपको लगता है क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ये बस हम कुछ पल के लिए लैब में ये चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए, तथा टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस तापमान पर तक गर्म करने के पश्चात इसका प्रतिरोध जो है RT हो जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसे RT हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध में उत्पन्न यह परिवर्तन चालक के प्रारंभिक प्रतिरोध तथा तापमान में हुई वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर जो है रेजिस्टेंस आपका जो है डिपेंड करता है। देखिए अतः यहाँ पर दिया भी हुआ है ब्रैकेट RT माइनस R0 इजकल टू, इधर दिया गया आपका समानुपाती 0 R0 इजकल टू R0 ब्रैकेट T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट बंद करके, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है आपका RT माइनस R0 समानुपाती 0 R0T RT माइनस R0 इजकल टू जो है इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, R0T देखिए जहाँ जो है इन्फाइनाइट हो रहा है, सॉरी इन्फाइनाइट नहीं है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इजकल टू जो है अनुक्रमानुपाती नियतांक या चालक का तापमान गुणांक है। ठीक है, देखिए तापमान गुणांक अल्फ़ा इजकल टू RT माइनस R0 बाई R0T हो जा रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? देखिए आगे देखते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पे एक सूत्र है, इसका एक फॉर्मूला है अल्फ़ा इजकल टू RT माइनस R0 बाई R0 डॉट T इंटू टी। ठीक से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो R है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा इजकल टू ओम बाई ओम इंटू डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम लोग ओम को 1 मान लेते हैं, नहीं कुछ नहीं है तो उसको 1 मान के चलते हैं, बाई डिग्री सेल्सियस यानी कि प्रति डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है आपका। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा। अतः देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, अतः तापमान गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड जो यहाँ पे होता है, या टेम्परेचर यानी कि डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध RT इजकल टू 0 R0 ब्रैकेट अल्फ़ा T प्लस 1 ब्रैकेट बंद। इस तरीके से मतलब इसका कैलकुलेशन होता है, एक फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, देखिए टेक्निक पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, एक मिनट कहाँ गया, देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। देखिए क्या है, ताप गुणांक का मान धनात्मक है तो तापमान वृद्धि से पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, और मान ऋणात्मक है तो तापमान वृद्धि से प्रतिरोध घटता है। सिंपल, अगर ऋणात्मक है तो तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, अगर धनात्मक है तो तापमान बढ़ेगा और प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर आप लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या है, एक मिनट, हाँ देखिए किसी एक तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात होने पर किसी अन्य तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करें। देखिए यहाँ पे क्या है, माना जो है यहाँ पे मतलब एक पूरा जो है निचोड़ बना करके एक निकाला गया। देखिए T1 इजकल टू प्रारंभिक तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, T2 जो है अंतिम तापमान है, जो स्टार्टिंग तापमान जो है टेम्परेचर जो है स्टार्टिंग टेम्परेचर वो क्या है T1 है, और एंडिंग टेम्परेचर जो है T2 है। ठीक है, तो इसे दोनों को डिग्री में सेल्सियस में डाला गया है, और RT1
जो इसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो है 1 मान करके T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ओम में डाला गया, और RT2 जो है दूसरे का जो है T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध को भी ओम में माना गया, और अल्फ़ा जो है आपका तापमान गुणांक हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, देखिए यहाँ पे इतना तक तो क्लियर है आपका। चलिए आगे देखिए, तथा R0 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ओम में हो जाएगा तब, तो उसके आगे जो उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा RT1 इक्वल टू 0, R0 हो जाएगा, और R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डॉट T1 हो जाएगा आपका। तथा आगे यहाँ पे देखिए उसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे फाइनली यहाँ पे निकलेगा RT2 इक्वल टू 0, R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2। ठीक है, ब्रैकेट बन हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो है समीकरण है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर। ठीक है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, देखिए RT2 बाई RT1 इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए डिवाइड किए तो यहाँ पे निकल के आएगा इसका रिजल्टेंट। देखिए फाइनली यहाँ पे रिजल्टेंट देखिएगा तो क्या आ जाएगा, RT2 इजकल टू RT1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 ब्रैकेट 1, फिर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T1 ब्रैकेट 1 माइनस पावर -1। ठीक है, ये निगेटिव में चला गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है तो है RT1 जो है, उसके बाद इसको टोटली सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिया गया है, देख लीजिए क्या है, RT1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डॉट T2 माइनस अल्फ़ा T1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर डॉट T1 इंटू T2 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट 1। ठीक, नोट में दिया गया अल्फ़ा का मान जो है अति सूक्ष्म होता है। ठीक है, अतः अल्फ़ा स्क्वायर का मान और भी अधिक सक्षम होता है। ठीक है, जो है देखिए यहाँ पे चूँकि जो सॉल्व करके दिया गया, देखिए किस तरीके से है यहाँ पे, ये आपका फाइनल इसका निकलेगा। ठीक है, देखिए RT2 इक्वल टू RT1 बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट T2 माइनस T1 ब्रैकेट 1 बड़ी ब्रैकेट जो है, इसमें क्या आ जाएगा सक्षम मानों का जो है छोड़ने पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से एक अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ से, 1 मिनट, यह रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है उदाहरण में। देखिए तांबे की एक कॉइल का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 450 ओम है। यदि तांबे का तापमान गुणांक 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस हो तो 70 डिग्री सेल्सियस पर उस कॉइल का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, एक कॉइल का प्रतिरोध यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, उसका जो है उसका जो कॉइल का जो टेम्परेचर है कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, और उसका रेजिस्टेंस जो है 450 है। ठीक है, और उसका तापमान गुणांक कितना है, 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और 70 डिग्री सेल्सियस पर कॉइल का प्रतिरोध क्या होगा ये बताना है। ठीक है, देखिए ज्ञात करना प्रारंभिक तापमान T1 20 डिग्री और अंतिम तापमान आपको दिया है कितना डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, तांबे का तापमान गुणांक दिया गया है 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस, और T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध T1 का जो मान है ओम कितना है, 450 ओम है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला पर जब पुट कीजिएगा RT2 इक्वल टू RT1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 ब्रैकेट 1 बाई अल्फ़ा इंटू T1। ठीक है, देखिए हम लोग रेजिस्टेंस मान लिए 450 ओम, और इंटू 1 प्लस आपका अल्फ़ा का मान कितना है 0.0043 इंटू आपका T2 है 70 बाई 1 प्लस अल्फ़ा का मान वही है 0.0043 इंटू, और T1 का मान कितना है 20, स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है 20 है। देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है फाइनल रिजल्टेंट आएगा कितना ओम आएगा, 543.0.4 ओम आ जाएगा। ठीक है, 0.9 ओम आपका, सॉरी ये फुल्ली है, देखिए 539.09 ओम जो है आपका फाइनल रिजल्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा वहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टेंस, यहाँ देखिए चालकता। ठीक है, चालकता के बारे में हम लोग देखेंगे, तो चलिए देखते हैं चालकता क्या होती है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो बताइए, देखिए क्या है, जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसी प्रकार चालकता विद्युत धारा प्रवाह के सुगमता प्रदान करता है। ठीक है, जो है ये सेम उसका उल्टा है, प्रतिरोध का एकदम उल्टा है। ठीक है, ये उसका वो विरोध करता है, और ये सुगमता एकदम अच्छा सा, एकदम पिंच रोड का जैसा, एकदम जैसे गाड़ी स्पीड से चलती है ना उस तरीके से ये जो एकदम अच्छा स्मूथली रास्ता देता है करंट को चलने का। ठीक है, इसका प्रतीक जो है G तथा मात्रक सेमी यानी कि मात्रक सीमेन यानी कि एस तथा मोह यानी कि ओम का जस्ट उल्टा होता है मोह। ठीक है, मोह है किसी चालक का चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, अर्थात G इक्वल टू 1/R। इसमें क्या हो रहा है आपका जो है
सुगमता जो है उसका बढ़ेगा और रेजिस्टेंस घटेगा। देखिए क्या हो रहा है, सुगमता बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस घट जा रहा है, ठीक है। ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। देखिए विशिष्ट चालकता, ठीक है। यहाँ से जो है हम लोग जो है स्पेसिफिक जो है क्या है कंडक्टेंस जो है इस यहाँ से जो अगला टॉपिक है हम लोगों का, इसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा वीडियो। तो प्लीज़ अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेना है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए, है ना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, बताया कीजिए, ताकि हमें समझ में आए। आप लोगों के बताने से हम और आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से, आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के अनुसार, ठीक है, अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। अच्छा से पढ़ाई करते रहिए। तब तक मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।